एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के जरिए अपने पॉलिटिकल ज़ाब्ते अखलाक पर इत्तफाक करना चाहिए। ये सारे लोग यहाँ पे आए, सब सर जोड़ के बैठे, एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो। क्या पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं? अगर ये फैसले किए गए कि पार्टी को डिस्टर्ब करना है, हाथ डालना है, तो ये बातें जो है ना पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है, हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। इंसाफ की खातिर जिंदा है, आयन की खातिर जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासत में मजहब कार्ड का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है। मुआशरा जो पहले से ही पोलराइजेशन का शिकार है, इसमें मजीद अगर जहर भरेंगे तो नफरतें भी मजीद बढ़ती जाएंगी। कांटों की आबियारी करेंगे तो फिर इसको काटना भी पड़ेगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये होता आया है कि हमारी तारीख का ये हिस्सा है कि यहाँ हाथों की लगाई गिरें फिर दांतों से खोलना पड़ती हैं। इसके तो होलनाक नताइज हम देख चुके हैं। इसलिए खुदारा इस मुल्क और इस कौम पर रहम करें और नफरतों की ये दीवारें खड़ी करना बंद कर दें। एक खास शख्स के बुग़्ज़ में मुल्क को आग में मत धकेलें। मुल्क और निज़ाम एक बंद गली में इस वक्त फंस चुका है। मिल बैठकर इसका कोई हल निकालेंगे तो सियासत में बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। माइनस और प्लस की गेम से अगर हम बाहर निकलेंगे तो वक्त आगे ही बेहतर चल जाएगा। मुल्क इस वक्त बहरान में है। एक बहरान खत्म नहीं होता तो दूसरा बहरान सर उठाने लगता है। इस हवाले से पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है। देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला मुतवक्के है। अगले आने वाले चंद दिनों में समाअत के लिए ये पिटीशन मंजूर होंगी और इसके बाद क्या होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का भी ऐलान कर रखा है, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सूरत हाल ऐसी रही तो सियासी तलखी मजीद बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा तो पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास से अवाम का बुरा हाल है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 22% अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिस देश में महंगाई की शरह 28% हो, फूड इन्फ्लेशन 40% हो और बेरोजगारी की शरह 7% अगर होती है, इससे भी अगर ज़्यादा है, तो वहाँ फिर भूख और अफलास का दौर दौरा होता है, लाकानूनियत का राज होता है। वहाँ फिर जिंदगी निढाल और मौत आसान हो जाती है। 144 ममालिक पर मुश्तमिल क्राइम इंडेक्स में पाकिस्तान का 85वां नंबर है, जहां क्राइम की शरह 42% से ज्यादा है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। तालीम याफ्ता नौजवानों में मायूसी बढ़ गई है। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 40,000 से जायद पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। 2023 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 4.5 लाख से जायद पाकिस्तान बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, बैंक मैनेजर्स, IT के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हम कुछ अरसे बाद कहाँ खड़े होंगे। जिस मुल्क में ऐसी तबाहकुन सूरत हाल हो, वहाँ इंतशार की नहीं मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत होती है। आपस में मिल बैठने और तमाम स्टेक होल्डर्स में मुकालमे की ज़रूरत होती है। माजी को भुलाने को, हाल को सजाने को और मुस्तकबिल को संवारने की ज़रूरत होती है। मगर क्या ये मुमकिन हो सकेगा? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जो सियासत ये तलखियाँ बढ़ गई हैं, क्या इससे पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, क्या सबके लिए बराबर होगा या नहीं? इसी पर मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, साबिक विफाकी वजीर तिजारत और पेट्रोलियम भी रह चुके हैं। आपको वेलकम कहते हैं नवीद कमर साहब। ये जो पाकिस्तान की सियासत में आजकल हम देख रहे हैं और सियासत ही हो रही है, कुछ हमें कोई पॉजिटिव चीज़ें इसमें दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है और दीगर आपके जो एलाए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर आइन के तहत इलेक्शंस हो जाने चाहिए। आपको लग रहा है इस पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये कि अगर जिसको आप कशीदगी कह रहे हैं, वो किसी भी इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्शन के करीब आने के टाइम पे जरूर एक एटमॉस्फेयर में आता है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी पोजीशन को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करता है। तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत से सामने आते हैं। कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। हाँ, उसके साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हुए
थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए सिस्टम में, जिसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए हम सबको। जहां तक इस इशू का है कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, जाहिर है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है। अब एक डिलिब्रेशन की डेट इलेक्शन कमीशन ने दी, फिर हमारे सबके कहने के बाद उन्होंने उसमें 2-2.5 हफ्ते का जो है वो और उसको पीछे कर दिया, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर पहले फरवरी मार्च की बात हो रही थी इलेक्शन की, तो अब हम एंड जनवरी की बात कर रहे हैं इलेक्शन डेट की। अब लेट्स होप के इलेक्शंस हो जाएं, और क्योंकि इलेक्शंस हो जाएं जो हर एक को कबूल हो, तो वही हमारे कम से कम पॉलिटिकल मसाइल का डायरेक्शन वहां से मिलेगा, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। तो बगैर उसके ये दोनों चीजें जो हैं वो नहीं चल सकते। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको लग रहा है, आपने अभी जो बात की, ये जो जनवरी की अभी बात हो गई कि पहले फरवरी की बात हो रही थी, अब जनवरी की, तो पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है कि क्या जनवरी तक इलेक्शंस हो जाते हैं तो आप लोग इसको मंजूर कर लेंगे? क्योंकि अभी जो सीसी का पहले मुतालबा था कि 90 दिन ही होगा, 90 से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू में भी कहा है कि 14 मई को इलेक्शंस हो जाने चाहिए पंजाब के। अब आपको भी पता है कि वो 14 मई कब का आया और गुजर भी गया। तो कुछ चीजें जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे मुल्क की बेहतरी हमने देखनी है, और बेहतरी इसमें है कि एज क्लोज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज पॉसिबल हो जाए। अगर वो नहीं हो सका कि 9 नवंबर तक नहीं पॉसिबल हुआ, तो कम से कम जनवरी में हो जाना चाहिए। अच्छी बात है। चलें, आप थोड़ा सा अपने मुतालबे से आगे आए कि जनवरी तक भी हो जाए तो अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है, क्या पीपल्स पार्टी के ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, कुछ उनके गिर्द कोई घेरा तंग किया जा रहा है, ज़रदारी साहब जो कहा जा रहा है, जो खबरें आई मैं उस पर बात कर रही हूँ कि मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए, और दीगर जो आपके कायदीन हैं कुछ नैब के रडार में आने वाले हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के गिर्द भी कोई घेरा तंग होने की कोशिशें हो रही हैं इस वक्त? देखें, ये बहुत सारी स्पेकुलेटिव खबरें इधर उधर से आ रही हैं। अब जो हमारा ख्याल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक तो आपने वैसे ही देखा कि खान साहब ने जो भी कुछ इक़दाम किए, इमरान खान ने, तो उसके बाद से जाहिर है कि उनके ऊपर घेरा तंग हो रहा है। तो सारे अक्रॉस द बोर्ड अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस तरह से होगा तो फिर इंतखाबात कौन से होंगे? फिर तो एक प्रोसेस सिलेक्शन वाला हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली नैब की भी जो आप बात कर रहे हैं, आज जब से नैब बना है, या बल्कि उससे पहले के इदारे भी जो थे, वो कभी भी जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं हुए, बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल रहा है। तो अब आई होप कि इसको इस तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए, और वो एक प्रोसेस है। हमारे मुल्क में जरूरत है क्लीन अप करने की, लेकिन क्लीन अप जो है वो एक अलग प्रोसेस होना चाहिए, और इलेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट ये जो है वो अलग होना चाहिए। अगर दोनों को मिला के आप चलाएंगे तो फिर इस पे शुबहत जो है वो और बढ़ जाएंगी और क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। अभी जो आप बात कर रहे थे चेयरमैन पीटीआई के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, तो आप इस बात से जाहिर बात है मुत्तफिक हैं, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर सियासी कायदीन को ऐसे निशाना बनाया जाएगा, या जो मुकदमात की भरमार हो जाती है उनके खिलाफ, तो और एक जमात के बारे में अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आपके सियासी इत्तेहादी हैं, वो भी कहते हैं जी शायद बल्ले का निशान ही नहीं होगा, इस जमात का नामो निशान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है, तो आप क्या कहते हैं, क्या एक प्रोग्रेसिव जमात इस चीज़ की हिमायत करती है कि किसी सियासी जमात को प्लस कर दें या माइनस कर दें सिस्टम के अंदर से? नहीं, देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये है कि जो भी एक्शन हुआ 9 मई का आप कह लें, या उसके अलावा भी जो चीज़ें हुई हैं, वो एक मेरिट पे ज़रूर देखनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते, जैसे इमरान खान का ये पोजीशन थी कि क्योंकि मैंने जलसा किया है और इतने सारे लोग जमा कर दिए तो अब मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तो देयर इज नोबडी अबव द लॉ। जो कानून है, चाहे उनको लाडला कह लें हम, या
कोर्ट्स का फेवरेट कह लें, लेकिन बहसूरत एट द एंड ऑफ द डे जितना उनका उनको जितना रूम दिया गया था प्ले करने के लिए, उतना ही उस पर काउंटर मूव भी हुआ है। तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए ना। हम सब देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स पे केसेस कौन से पे नहीं हुए, कौन सो को जेल में नहीं डाला गया। इस वक्त तो जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हैव ऑल गॉन थ्रू दिस मेल। हमारे तो लीडर को फांसी भी दे दी गई। तो ये बातें, कहीं भी ये नहीं हुआ कि हमने लोगों को मोबिलाइज किया कि जी आप उठ खड़े हो क्योंकि मुझे शायद गिरफ्तार कर ले। कि कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। तो फिर इंसान अपने आप को आगे रखे और सिस्टम को पीछे रखे या मुल्क को पीछे रखे, तभी इस किस्म की चीजें होती हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, किसी भी पार्टी को आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों की ये -1 फॉर्मूला कितनी दफा मुल्क में ये यूज हुआ है, लेकिन कभी भी उसका एट द एंड, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे तो लीडर को फांसी भी दे दी। उन्होंने सोचा कि चलो अब इसको खत्म कर देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी खत्म नहीं हुई। तो ऐसे पार्टियां पॉलिटिकली खत्म होती हैं अगर वो लोगों के उमंगों पे पूरे ना उतरे या ऐसी पॉलिसीज रखे जिसमें लोगों का अट्रैक्शन ना हो। बिल्कुल। तो पल्ले का निशान ना करने से या इस किस्म की चीजें करने से आप ये इतने खौफजदा नहीं होना चाहिए। हम लड़ेंगे, पीटीआई के सामने लड़ेंगे, पीटीआई से पॉलिटिकली लड़ेंगे और हम अपने निशान पे लड़ेंगे। ठीक। तो ये जो अभी कार्रवाइयां हो रही हैं, आप देख रहे हैं नवीद कमर साहब, हमने देखा 2-3 दिन पहले परवेज इलाही साहब को अदालत ने कहा कि जी आपको रिहा कर दिया जाता है, किसी और मुकदमे में नहीं पकड़ा जाएगा। अभी तो मुल्क में निगरान हुकूमत है। साथ ही आपने देखा पुलिस के बाकी लोग आ गए और जिस तरह से उनको उठा के ले जाया गया, तो आपको क्या लग रहा है अमलन इस वक्त निगरान हुकूमत ने तो सिर्फ इलेक्शंस कराने ना, तो वो इन मामलात में भी आगे आ गई? आपको लग रहा है कि क्या पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है लीडरान को इस वक्त? देखिए, बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में जो शायद नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब कोई बात करें तो सब उस तरफ इशारा करते हैं कि यही लोग जब हुकूमतों में थे तो उनका क्या रवैया तो यही था। अनफॉर्चुनेटली ये जो फैशिस्ट आज कह रहे हैं कि आज के एक्शंस को, तो वो वाले एक्शंस तो तब शुरू हुए थे जब खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के। तो वी हैव टू बी, जब हम किसी और पे एक्शन ले रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कल को ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है। हम बार बार पार्लियामेंट में भी ये बात उठाते थे कि भाई डरो उस वक्त से जब जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। लेकिन जब आप किसी पे बैठे होते हैं तो आप समझते हैं कि आप इनविंसिबल हैं, आपके साथ सारी दुनिया खड़ी हुई है और कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है नहीं, और ऐसा तारीख हमें बार बार ये सबक देती है कि ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक। तो अगर इनको माइनस किया जाता है बिलफर्ज में, चले अजम्पशंस पे हम बात करें, लेकिन एक सवाल भी बनता है, अगर चेयरमैन पीटीआई को माइनस किया जाता है इस सिस्टम से या फिर उनकी जमात को इस तरह से किया जाता है, पीपल्स पार्टी इस पे आवाज उठाएगी क्या? नहीं, देखिए, इमरान खान के खिलाफ कोई केसेस चलते हैं और वो उसमें कन्विक्ट हो जाते हैं और देयरफॉर क्वालिफाई हो जाते हैं, तो वो एक अलग एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है। लेकिन जमात को बैन कर देना उसकी वजह से आई डोंट थिंक कि उसके कोई जवाब बन रहा है इस वक्त। तो इस चीज को पॉलिटिकली डील करना चाहिए। देखिए ना, मियां नवाज शरीफ भी तो बिल्कुल उनको भी आउट किया गया। हाँ, लेकिन उनकी पार्टी बाउंस बैक कर गई ना। तो ये तो हम अपनी तारीख पे नजर दौड़ाएं तो इन सारे सवालों का जवाब हमको मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम के अंदर इस वक्त हम कुछ खराबियों की भी निशानदेही करते हैं। मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस की हालत में है पाकिस्तान। आप देख रहे हैं बिजली की कीमतों में किस तरह से इजाफा हुआ, टैक्स लग के आ गए, पेट्रोलियम दिन ब दिन इसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। निगरान हुकूमत जब से आई है उनके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। तो अमलन क्या लग रहा है, पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है? ये जो अगले आने वाले चंद दिन है कितने खौफनाक हो सकते हैं हमारे लिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि निगरान को गले से पकड़ने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि किसके पास वो जादू की छड़ी है 3 महीने में या 4 महीने में इन सारे मसाइल का कोई हल निकाल सकेगा। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। जो वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि मैं 2 दिन में आपको रिलीफ दे दूंगा, कोई 2 दिन में नहीं रिलीफ दे सके। आप हर तरफ से जकड़े हुए,
एक तरफ आपने एक मुआहिदा IMF से किया हुआ है जिसकी वजह से आपके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शन कोई नहीं, दूसरी तरफ आपके अपने इदारे जो हैं वो इतने जो है नाकारा हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 सेक्टर्स को ले लें जिसका आप इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि एक तो पावर सेक्टर है जिसमें 2/3 सिर्फ जो बिजली जाती है उसकी पेमेंट होती है, 1/3 जो है वो हवा में चली जाती है। सिर्फ उसका कॉस्ट एक तरफ आप देते रहते हैं लेकिन उसकी रिकवरी कोई नहीं है, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो नॉन पेमेंट हो, या जो भी हो। दूसरी तरफ आपका जो टैक्स कलेक्टिंग मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया है टू द एक्सटेंट कि देखें ना, आपने ऐसे ऐसे टैक्सेस जो हैं वो बिजली के थ्रू कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं जिनका बिजली से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, क्यों लोग बिजली के बिल देंगे तो ये टैक्स भी बिजली के बिल के थ्रू कलेक्ट कर लो। भाई एक हद होती है इन सारी चीजों की। अब वो वक्त आ गया है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं इनफ इज इनफ, तो उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जिनका काम है ये सब कुछ करना, FBR इतना बड़ा इदारा क्यों बनाया हुआ है कि अगर हर चीज उन्होंने जो है वो एडवांस इनकम टैक्स और प्रिजम्पटिव टैक्स और घर बैठे उनको जो है वो सारी पेमेंट्स हो जाएं और उनको अपने तरफ से कोई मेहनत ना करनी पड़े, इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या एडवांस टैक्सेस हों जो कोई और यहाँ पे कलेक्ट करे, तो फिर FBR को बंद कर दे। ये सारे मसाइल जो है वो 3 महीने में हल होने वाले हैं। लेकिन ठीक है, 3 महीने की बात करें, लेकिन 16 महीने में आप क्या समझते हैं? जो नून लीग की हुकूमत थी, ये जो आप इसके तहादी भी रहे, तो ये मईशत ना संभल सकी। ये 16 महीने के जो सम्राट हैं, IMF के मुआहदे पे बड़ी यहाँ पे मुबारकबादें भी दी गई एक दूसरे को, और उसके बाद उसके सम्राट अब जो हम देख रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, तो आपको लग रहा है 16 महीने में भी मईशत नहीं संभल सकी थी क्या? देखिए, नहीं 16 महीने या कि जो बातें हम कर रहे हैं इस वक्त, अगर हमने सीरियसली किसी चीज का सोल्यूशन निकालना है तो वो 16 महीने का सोल्यूशन नहीं है। अब कम से कम एक 5 साल वाली हुकूमत हो जो कि इस न सिर्फ माइंडसेट के साथ आए और मैंडेट के साथ आए कि हमने इसको ठीक करना है, क्योंकि आप कई जो है डेकेड्स का बिल्ड किया हुआ एक सिस्टम है, उसको आप रिवर्स करने की बात कर जो मैं कह रहा हूँ कि पावर सेक्टर का या बिलों का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, तो मैं उसके साथ ये भी कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस तो हैं ना हमारे पास। हमें कई चीजें करनी है, हमने इसमें कंपटीशन लाना है बिजली के प्रोसेस, हमने रिन्यूएबल एनर्जीज को जो है वो फौकियत देनी है, हमने सस्ती बिजली सिर्फ लेनी है, और शायद हमें IPPs के साथ भी मुआहदे जो है वो उस तरह से नहीं कि उनको जेलों में डाल के, बट उनके साथ टेबल पे बैठ के उसका कोई सोल्यूशन निकालना है कि ये कैपेसिटी एग्रीमेंट्स का। तो कई चीजें हैं जो कि इस वक्त हम बात कर सकते हैं। हम उसकी जो है प्राइवेट सेक्टर को उसमें लाने की भी बात कर सकते हैं। तो रिफॉर्म्स पे तो बहुत कुछ है, रिफॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने कम है इसके लिए, क्योंकि अभी तो निगरान आ गए। और मैं आखिरी बात करूंगी, निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन का ज़माना है, सियासी जमातें इलेक्शंस में जा रही हैं, तो ये वो जाहिर बात है हालात इतने ख़राब नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। मैं आपकी ओपिनियन जाना चाहूँगी, क्या वाकई हालात इतने ख़राब नहीं है कि जितना एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये वाकई इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? देखें, बिजली का बिल आपके पास भी आता है, गैस का बिल आपके पास भी आता है, जो इन्फ्लेशन है आप मार्केट में जाती हैं आपको, तो ये किसको आप बता रहे हैं कि जी बढ़ा चढ़ा के हर एक फील कर रहा है। कुछ समझते हैं कि हाँ मे बी इनका कसूर नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म की बातें करेंगे कि जी क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस है, एंड वी हैव टू सीरियसली लुक एट इट, क्राइसिस है। और ये सोचना कि हमारे लोगों के बस में हर चीज हम बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएं और लोग पेमेंट्स करते जाएं, बिल्कुल नहीं है। ये बात तो हमने IMF से भी की थी कि बाबा ये सोल्यूशन जो है, जब उन्होंने ये प्रपोजल्स हमारे साथ अलग पार्टीज के साथ डिस्कस किए थे कि बिजली का बहरान जरूर है और सेक्युलर डेट जो है वो नॉन सस्टेनेबल लेवल पर चला गया है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कीमतें बढ़ाते जाएं।
क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब कीमतें बढ़ाने से बजाय रिकवरी बढ़ने के रिकवरी कम होगी रिकवरी और कम आप उन सारी चीजों को जो है वो उस तनाजुर में देखें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ हो नहीं रहा ना नवीद कंवर साहब। मैं ये जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहूंगी, वो जो नैब के रडार की पहले हमने आगाज में बात की थी, कुछ ऐसी खबरें इतलात आई आपकी जमात के मुकेश चावला है उनको भी शायद नैब वाले तंग करें, शाजिया मरी के हवाले से भी कल कुछ बड़ी इतलात आई थी, खैर उन्होंने वजाहत कर दी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या आपके लोगों को कुछ तंग तो नहीं किया जा रहा? देखिए एक आध केस का मुझे पता है, उससे आगे नहीं कोई ऐसी चीज। ये एक माहौल भी बनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ये बात चली जाए कि भाई पीपल्स पार्टी तो अब नहीं आने वाली, तो आप दूसरों के लिए ये प्रोपेगेंडास चलते हैं जब इलेक्शंस के टाइम्स आते हैं। तो वैसे ये माहौल कौन बना रहा है? लेकिन जहाँ सीरियस बात होगी वहाँ हम खुद आके आपके सामने ही ये रखेंगे कि ये जुल्म हो। लेकिन अगर एक सिर्फ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एक दो केसेस को छोड़ के बाकी ये किया जा रहा है, तो आई थिंक उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और खामखा का उस पर रिएक्शन जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद कंवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासत के हवाले से भी यही कह रहे थे, और एक अहम बात उन्होंने यही कही कि सिस्टम में और सियासत के अंदर सियासी जमातों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अवामी उस हवाले से बेहतर फैसला कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है चेयरमैन, उनके खुसूसी वकील भी हैं। अशतर औसाफ अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक अटर्नी जनरल हैं, सीनियर कानूनदान है, आपको भी वेलकम कहते हैं सर आज के शो में। बैरिस्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो साइफर का मुकदमा है आप इस पे क्या कहेंगे? जेल के अंदर जो जाहिर बात है इसकी हेयरिंग होनी है, तो मेन खदशा ये किया जा रहा था कि शायद चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन लिया गया है इसको एक जेल ट्रायल करने का, मुझे ये डिसीजन जो है बिल्कुल इलॉजिकल और अनकॉल्ड फॉर लग रहा है। उसकी वजह है कि इसकी जो मेन बुनियाद बनाई गई है वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जेल में हो। इसमें और भी लोगों को मुल्जिम लिया गया, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, वो भी हमराई वो मुल्जिम हैं। तो आज से तकरीबन 12-14 माह से आप लोग सब देख रहे हैं कि तकरीबन 150 मुकदमात में तकरीबन 200 मरतबा इमरान खान साहब रोजाना के हिसाब से कोर्ट्स में पेश हो रहे थे और रोजाना ही कंसर्न होता था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मगर तब ये बात किसी ने मानी नहीं। तो ऑल ऑफ अ सडन जब सूट करना शुरू हुई एक केस को कि क्लोज डोर्स में इसकी प्रोसीडिंग्स हो जाएं, तो ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन इस नोटिफिकेशन की जेल ट्रायल में करने की वो बनती नहीं है। हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द जो है ये नोटिफिकेशन सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि एक इलीगल नोटिस है। जहां तक खदशात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब की को जो अपनी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो तो बहुत पुरानी बातें वो चली आ रही हैं, मैं उन पर इतना फोकस नहीं करूंगा। मैं तो ये साइफर केस और साइफर के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन जो इनिशिएट की जा रही है आफ्टर द फेलियर ऑफ अबाउट 100 केसेस, आई वुड से, ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी सिटीजन के ये तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, कभी भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स ऐसे कोलैप्स होते हुए और ऐसे सस्पेंड होते हुए नहीं देखे जैसे इमरान खान साहब के देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आर्टिकल 10A भी हमारे इस हवाले से वाज़ेह। बिल्कुल, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अशतर औसाफ अली साहब, सर ये वाकई उनके फंडामेंटल राइट्स को इस वक्त जब्त कर लिया गया, फेयर ट्रायल का उनको हक नहीं दिया जा रहा, क्या वाकई जेल के अंदर इलीगल ट्रायल हो रहा है? माजी में भी हमने देखा उनको थ्रेट्स थी, लेकिन अदालत रोज बुलाती थी, वो रोज जाते थे, तो क्या पब्लिक से ये तमाम तर चीज़ों को छुपाया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है इस तमाम तर केस में? ना तो इसमें मैं किसी का डिफेंस काउंसिल हूँ, ना मैं प्रोसिक्यूशन का काउंसिल हूँ, लेकिन चूंकि थोड़ा सा काम किया है वकालत में और दोनों साइड पे किया है, क्रिमिनल साइड पे भी किया है और सिविल साइड पे भी किया है, तो जो मेरा मुशाहिदा है और जो मेरी तजुर्बा है उसकी रोशनी में बजाय इसके कि हम इस बात पे कहें कि उनके जो हैं फंडामेंटल राइट्स की पामारी हो रही है, हम कोर्ट्स को डिसाइड करने दें। जो कोर्ट्स जो है वो बताएंगी कि किस हद तक उनकी राइट्स की पामारी हुई और किस हद तक वो उनको सेफगार्ड किया गया। फेयर ट्रायल हर सिटीजन का हक है,
अगर वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनको कोई फौकियत नहीं है दूसरे लोगों के ऊपर, जिस तरह बाकी लोगों को फौकियत नहीं मिली थी। आप देखेंगे माजी में भी प्राइम मिनिस्टर्स के ट्रायल हुए और 2 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनको कोर्ट्स ने नाअहल भी करार दिया और वो कोई इन्होंने ना आवाज दी, ना शोर मचाया, ना उन्होंने कहा कि जी ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को अगर कोई क्रॉस करेगा तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। ना उन्होंने आवाज दी कि निकले मेरे सारे कारकुन और एहतजाज करें। सो कोर्ट प्रोसेसेस को उन प्रोसेसेस से दूर होना चाहिए जो कि सड़कों के ऊपर, जो कि जलसों के अंदर और ये सारी चीजें, क्योंकि ये सीरियस मामला हैं। ये मामला ऐसे हैं जिनको खूबी तय करना चाहिए अदालतों के अंदर, प्रोसेसेस के हवाले से, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनके हवाले से और जो इल्जामात हैं उनके हवाले से। आपको एविडेंस भी देना है और आपने एविडेंस को फिर जब आपके खिलाफ आता है तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी करना है। मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा कि कितने दफा ये पेश हुआ, कितनी दफा नहीं, लेकिन अखबारों से जो समझ आती है वो तो यही है कि बेशुमार जगह पे इस्तिस्ना मांगा गया और जो मिला कहीं पे भी इस्तिस्ना ऐसा नहीं है। और अगर हम जो पिछले दिनों एक केस में कन्विक्शन हुई है उसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ 3 पेशियां हुई थी, कमोबेश 46 या 47 जो डेट्स ऑफ हियरिंग थी उन पे, और जो लास्ट डेट थी उस पर भी पेशी नहीं हुई थी। तो ये अदालत के बाहर बहुत सारी बातें की जाती हैं और हम सब अदालत के बाहर बहुत अच्छे मुकदमे लड़ते हैं। हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए अदालतों के अंदर, और बजाय इसके कि हम एक इज़्तिराब पैदा करें लोगों के दिलों में कि शायद गलत हो रहा है। अगर हमारी कंसंट्रेशन, मेहनत और सारी लगन हो कोर्ट के अंदर के प्रोसेसेस पे तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि शायद लोगों को इस तरह से मिसगाइड किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक फेयर ट्रायल की, जैसे मैंने आपसे ये सवाल ही किया था कि क्या उनका हक नहीं है कि वो जेल से बाहर आ जाते, अदालत के अंदर इसकी हेयरिंग होती? आप माजी में ऐसी कोई हेयरिंग्स हुई? हमने सुना था कोई दहशतगर्द होते हैं उनकी कोई हेयरिंग्स होती हैं, जेल के अंदर अदालत लग जाती है, वहीं पे इन कैमरा अदालत होती है और वहाँ पे सब कुछ मामलात हो जाते हैं। इस पर थोड़ा सा मैं आपका कॉमेंट जानना चाहूँगी सर। जी जरूर। आपको याद होगा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ट्रायल हुआ वो मर्डर ट्रायल था और उसके अंदर भी वो जेल ही में रहे और जेल ही से सारा सिलसिला हुआ। और बाद में ये भी हुआ कि जब उन्होंने एहतजाज बहुत सारा किया तो उनको फिर पाबंद सलासिल रखा गया, उनकी गैर हाजिरी में ट्रायल हुआ। इस केस में जो मामला है वो कुछ इस नौयत का है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो है वो उसकी बामादी की बात हुई है, उसके तहत एक केस चल रहा है। जाहिर है इसके अंदर जो सबूत आएगा, जो चीजें आएंगी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसका सारा का सारा ताल्लुक आपकी फॉरेन पॉलिसी पे होगा, आपके साइफर के बहुत सारे हैंडलिंग के तरीके हैं उनके ऊपर होगा। और साइफर का जो लीक होना है वो एक नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच इस वजह से है कि उसके अंदर जो आपके इंक्रिप्शन है वो जब लीक हो जाती है और वो इंक्रिप्शन लोगों के हाथ चली जाती है तो वो इंक्रिप्शन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मुल्क के साथ नहीं, बाकी मुल्कों के साथ। आप कह रहे हैं कि इस पे ब्रीच हुआ है आपकी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो मैं बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, वाकई ही हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी क्या खिलाफ वर्जी हुई? राना सनाउल्लाह साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जी इसकी जो असल साइफर है वो तो उसकी कॉपी जो है वजारत खारजा में मौजूद है, एक क्योंकि इसको डीकोड किया गया, फिर डीक्लासीफाई किया गया, तो फिर तो सबके पास एक एक कॉपीज गई। हमने देखा चीफ जस्टिस साहब को भी भेजी गई, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी भेजी गई पूरी काबीना। तो ये फिर सारे ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आ जाएंगे क्या? इस केस की नौयत के हवाले से अगर हम बात करते हैं। देखें, इस केस की सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये बैक बर्नर पे था, ये 2022 से इसकी इंक्वायरी शुरू की गई और इमरान खान साहब के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पूरी पाकिस्तान पीनल कोड जितने भी जुर्म बनते हैं वो सब एक्सप्लोर, ट्राई और टेस्ट और रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं बड़ा ब्रीफली आपको बता दूं, जी से स्टार्ट हो के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो के मर्डर से स्टार्ट हो के फॉरेन
फंडिंग से शुरू होके, दहशतगर्दी से शुरू होके, तो ये पूरा जैसे कहते हैं ना, दोबारा 2 मर्डर केसेस हैं जो खान साहब के पास हैं। तो एट द एज ऑफ 71 समवन जिसने इससे पहले कभी भी कोई जुर्म ना किया हो और पावर से हटने के बाद 1 साल के अंदर तकरीबन 150 केसेस का रजिस्टर होना, मैं बहुत हैरान हूं कि क्या ये क्रिमिनल मशीनरी को रोजाना के हिसाब से मोबिलाइज करना फॉर द पर्पसेस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? मैं तो इस बात पे बहुत हैरान हूं कि ऐसा सलूक कभी किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, और वो एक एफर्ट कर रहे थे। और जितने केसेस बने आप देखें वो सब के सब खोखले थे। इसका बेस्ट इंडिकेटर है कि वो किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं हुए। रोजाना के हिसाब से केसेस बनते थे और उतनी तेजी से ही उनमें बेल्स ग्रांट होती रही। मैं आता हूं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की तरफ। देखें ये पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन, आपने खुद ही बहुत खूबसूरती से 2-3 जुमलों में इस केस को वाइंड अप कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर देता हूं आपके नाजरीन के लिए कि ये मामला है क्या, क्योंकि साइफर का एक हवा बना हुआ है कि ये साइफर का इशू क्या है। मैडम, साइफर इज अ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज्ड है, कॉन्फिडेंशियल है, ऑफ कोर्स है, और ये एक चैनल है मैसेज एक्सचेंज करने का। जैसे मैं और आप इस वक्त थ्रू इंटरनेट बात करें, एक मोड है, एक जरिया जिससे बात हो रही है। तो ये साइफर ओरिजिनल रिसीव होता है फॉरेन ऑफिस में, वहीं पर महफूज है, वहीं पर इसकी कार्बन कॉपीज बनती हैं, 4 बनती हैं, 4 मुख्तलिफ लोगों को जाती हैं। और जाती हैं, अब सबसे अहम बात जो आपने प्लीज समझनी है कि साइफर ऑफिशियल सीक्रेट क्या है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं कि इमरान खान एंड द अदर्स, द फॉरेन मिनिस्टर, दे हैव ब्रीच द नेशनल सिक्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज हुई है। सिंपल कंटेंट्स उसके ये हैं कि आप एक फॉरेन कंट्री को कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रेप्रीमांड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मदाखलत क्यों कर रहे हैं, ये ना करें। तो क्या ये किसी को रोकना या किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी की मदाखलत को ऑफिशियल कैबिनेट के आगे ले जाके उसको डी क्लासिफाई कर देना और नेशनल सिक्योरिटी के पास जाना, काउंसिल के पास, और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी कहे कि उस एम्बेसी को और उनके एम्बेसडर को डीमार्च किया जाए, डीमार्च यानी कि प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाए कि आप ये मदाखलत ना करें। तो मैडम कहीं पर भी ये सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं है। ये एफआईआर ही दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, एफआईए को मुकदमा ही नहीं दर्ज करना चाहिए था। और 2 आपके मेन इल्जामात हैं। नंबर 1 कि इलीगल कस्टडी में आपका अपना कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, आपने खुद फरमा दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया कि ये उनके पास है। एक और आपके आज प्रोग्राम में बात बता देता हूँ। 3-4 रोज पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा है जिसमें अता तारड़ साहब तशरीफ रखते हैं, और उन्होंने प्रोग्राम में कहा है कि ये डी-क्लासिफाई हुआ है मगर कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। फिर जब ये है भी फॉरेन मिनिस्ट्री के पास, फॉरेन ऑफिस के पास, और डी-क्लासिफाई भी कैबिनेट के पास प्रॉपरली इसको रख के किया गया, और इसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है, इसकी मिनट भी मौजूद हैं, तो फिर ये सारा शोर किस बात का है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक, ये बड़ी बड़ी अहम आपने बात की कि ये सारा शोर किस लिए। अशरफ साहब, सर आपके नज़दीक कहा, आपने अभी जो बात की कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है और हमारे ताल्लुकात जो ममालिक खित्ते में मुल्कों के साथ हैं उससे भी नुकसान हो सकता है। मुझे याद है साबिक के दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे, बिल क्लिंटन ने अमेरिका की जानिब से भी धमकी दी गई, उन्होंने भी उस वक्त बरमला कहा कि मुझे धमकी दी गई है कि आप इक़्तिदार से जा सकते हैं। तो क्या वो चीज़ भी उस वक्त भी वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता था? यहाँ भी बात तो धमकी की थी, चाहे उस जमाने में दी गई, चाहे अभी इस जमाने में दी गई। आप मुत्तफिक हैं इस बात से क्या? देखिए, जिस तरीके से आपके सामने केस पेश किया गया है और बताया गया है कि उसके मंदरजात क्या थे और ये सब ऐसा है नहीं, लेकिन इस पर कॉमेंट ज़्यादा करना मुनासिब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मामला जो है ये कोर्ट में है। रहेगी राना सनाउल्लाह साहब और तारड़ साहब की बात,
तो वो इस केस में विटनेसेस भी नहीं है, और अगर विटनेसेस हो तो फिर और बात है। उनका कहना या ना कहना या किसी का कुछ कहना, ये बिल्कुल मुहम्मल बातें हैं, इनका कोई ताल्लुक केस की मेरिट्स के साथ नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो जब केस चलेगा, और मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि ये केस जो है वो तेजी से चले, ताकि ये अभाम जो पैदा किया जा रहा है लोगों के ज़हन में खत्म हो जाए। अगर वो इसके अंदर नहीं आते तो वो फ्री हो जाएंगे, और अगर आते हैं तो उनको सजा हो जाएगी। ठीक, तो आपको ठीक बिल्कुल मोटी जी सर, है। ना सिर्फ ये कि ये जो साइफर होता है, ये साइफर आपके सफीर का होता है, वो किसी और सफीर की तरफ से नहीं आता। सो आपके सफीर ने जो सुना, जो परसीव किया, वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ शेयर किया, और उसको जो है वो सिर्फ 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं कुछ अर्सा हुकूमत के साथ भी काम करता रहा हूँ, और ये इसको आप इस तरीके से डिक्लासिफाई नहीं कर सकते जिस तरीके से ये कहा जा रहा है। ये डिक्लासिफाई ऐसे नहीं है। दूसरी मोटी सी बात ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अलावा आपका एक ओथ है, और ओथ में कहते हैं कि जो भी आपके सरकारी काम है और उसके अंदर जो आपके इल्म में चीजें आती हैं, आप उनको अख्फा नहीं करेंगे। ये उसकी भी वायलेशन है कि जो बातें हैं आप जब अख्फा कर देते हैं और आप उसको लहराते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं, तो दैट इज बाय इटसेल्फ एक क्राइम। लेकिन सर, जो सियासतदान है, हमारे सियासतदान है, वो तो बात करते हैं। मैंने नवाज शरीफ साहब की आपको मिसाल दी, भुट्टो साहब ने राजा बाजार के अंदर हेनरी किसिंजर की जानिब से कहा गया, ये उनकी तरफ से धमकी आई है, लहरा के उन्होंने वहां पे बताया कि मुझे इबरत का निशाना बनाया जाएगा, और बाकी उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख गवाह है इसकी। तो आप ये नहीं समझते अगर कोई ऐसे बैरूनी थ्रेट्स आते हैं, या अगर सियासतदान उनको अपनी गुफ्तगू में या जलसे में या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, तो वाकई वो, क्या भुट्टो साहब ने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, मियां नवाज शरीफ ने, और अब इमरान खान ने भी की? बात यह है कि जी ये कहना कि जी फला आदमी ने ये काम किया था इसलिए मुझे क्यों गिरफ्त में ले रहे हैं, आपको चाहिए कि उसको भी गिरफ्त में लेते, या किसी और ने कोई गलत काम किया था और आप कह दें कि जनाब पहले उसको पकड़ें, उसका ट्रायल करें, फिर मेरी बारी लेंगे। तो ये इसी तरह कहना है कि सारे कातलों को पहले आप पकड़ेंगे, और जिस तरीके से उनकी तरतीबवार होगा तो फिर होगा उसके हद तक, उस वक्त तक मुझे आप ट्राई नहीं करेंगे। जो आदमी कानून की गिरफ्त में आता है वो सब यही कहते हैं कि भाई किसी और को पहले देखो, ये पहले भी तो ये काम होते रहे। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आप किए जा रहे होते हैं। 1 वे की वायलेशन आप रोज देखते हैं लोग कर रहे होते हैं, क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? लेकिन जब कोई गिरफ्त में आता है तो फिर बात होती है। तो ये हमें सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और बाकी सबको एहतियात से काम करना है, ताकि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे जो फराइज़ मनसबी हैं उनके तकाज़ों के मुताबिक हम चलें, और अपनी सियासत के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कामों को आगे लेके चलने के लिए हम ब्रिटिश आदमियत को गाँव पे ना लगाएं। बैरिस्टर साहब, अभी जो आपने कहा कि 150 से मुकदमात हैं और तकरीबन 180 के करीब ये मुकदमात बनते हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, तो इलेक्शन भी करीब है, आपकी जो बात हुई होगी, आपकी मुलाकात भी हुई है चेयरमैन साहब से, तो क्या वो कहते हैं, क्या वो उनको ये इस चीज़ पे आप कन्विंस हैं कि उनको इलेक्शन से बाहर ही रखा जाएगा, ना अहली उनकी बरकरार रहेगी, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे? और ये इतने जो तवील अब केसेस आ गए, क्योंकि एक केस में हमने देखा थोड़ी बहुत रिलीफ मिला, साथ ही दूसरे में ट्रायल शुरू हो गया, तो ये सिलसिला क्या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अगर मैं केसेस की तरफ देखूं तो केस कोई भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ये साइफर का केस भी ना ये चलने के काबिल है, ना इस पर जेरा होगी, ना ये उस बहुत नौबत आएगी, ना ये उस स्टेज पर पहुंचेगा कि क्रॉस एग्जामिन किसी को करना पड़े। मैं आपको साइफर के हवाले से और इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से 2 बातें आपको जरूर मैं आना चाहूंगा कि आप इस कानून को अगर देखें ना, तो ये कानून होता है कोई स्पाइंग के चार्ज पे, कोई फोटोग्राफ शेयर कर ली, इंफॉर्मेशन दे दी, कोई मैप दिखा दिया,
किसी कुलभूषण यादव के साथ ताउन कर दिया आपने मुल्की सीक्रेट्स किसी अभिनंदन के साथ आपने शेयर कर दिए, तो वो तो यहाँ तो मैं थोड़ी सी इंटरप्ट करना आपसे बात कर रही हूँ कि यहाँ तो माजी में ये इल्जामात भी लगते रहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कि उनकी हुकूमत में सिखों की लिस्टें फराहम की गई और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, तो क्या वो चीज़ें भी फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं? देखिए, ये वो चीजें जो कि क्वालिफाई और कर सकती हैं एज एन ऑफिशियल सीक्रेट और एट द सेम टाइम ब्रीचेस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, मगर कोई ये कहना कि मेरी हुकूमत को एक साजिश के तहत जो है गिराया जा रहा है और एक बाहर का मुल्क मदाखलत कर रहा है, मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड एंड फैदम कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट क्या है और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ वायलेशन क्या है। ये पहली बात। दूसरी बात, आज दिन तक जितनी भी प्रोसिक्यूशंस हुई ना बड़ी कम हुई है, किसी फॉरेन मिनिस्टर की नहीं हुई जो एक फॉरेन क्वालिफाइड, एक डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेबल, सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड फॉरेन मिनिस्टर हो, बहुत नपी तुली बातें और जुमलों का इस्तेमाल करे, साथ ही साथ एक प्राइम मिनिस्टर की आप प्रोसिक्यूशन कर रही है, अनप्रेसिडेंटेड है, बिलो द बेल्ट है कि अब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने बात का बतंगड़ एक ऐसे केस से बनाना है, मुल्की हालात पहले ही आपके सामने, अब इसको मजीद साइफर जैसे खोखले केस को, और जहां तक आपका सवाल है कि इमरान खान साहब बहुत अरसे से 6-8 माह से वो ये कह रहे थे कि मकसद इन तमाम क्रिमिनल केसेस का मुझे सिर्फ सियासत से दूर करना, आइसोलेट करना और दीवार से लगाना था, उसमें तो कामयाब हो चुके हैं। जेल ट्रायल हो है, जेल पर भी आपको दो बातें बता दूं कितनी बड़ी वायलेशंस हैं। मैं चाहूंगा आप इस पर भी प्लीज जरूर बताइए, कमेंट लें कि क्या ऐसा हुआ है कि एक शख्स गिरफ्तार हो और हमें 30 तारीख को पता लगे, 30 अगस्त को, कि वो साइफर में 15 से गिरफ्तार है और 30 तारीख को पता लगे कि उसका 16 को जज साहब ने खुफिया अंदर जेल प्रेमिसेस में, किसी को भी नहीं मालूम, पहले से ट्रायल हो गई, इस पर भी रिमांड हियरिंग भी किए। तो ये बहुत बिल्कुल इसको ऐसे सीरियस मामला साइफर नहीं है, सीरियस अब फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको लग रहा है इस वक्त जबकि मैं सॉरी अभी हमें ज्वाइन किया हामिद खान साहब ने, सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से मूवमेंट जब चलती हैं उसमें भी बड़ी उनकी कुर्बानी है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। जी अच्छा सर, ये आप क्या कहते हैं, एक तो जो हम अभी बात कर रहे थे कुछ साइफर के हवाले से, लेकिन अभी एक इलेक्शन का मामला भी है, कुछ इल्तवा का शिकार हमें दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार की और पाकिस्तान बार काउंसिल्स की एहतजाज भी वो कर रहे हैं, पिटिशंस भी जा रही हैं। आपको लग रहा है 90 दिन के अंदर अदालत फैसला अब देगी कि इंतखाबात हो जाने चाहिए? ये तो एक मिस्ट्री है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट दे दे कि खुदा करे कि वो दे दे और देने के बाद उसको उस पर अमल दरामद भी करा दे, क्योंकि जो हमारा तजर्बा जा रहा है जिस तरह पहले तारीख तो दे दी थी उन्होंने, लेकिन फिर से अमल दरामद नहीं करा सके और जो जिस तरह से उनके फैसले की तस्दीक की गई है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया। हम अब तो करते हैं कि आने वाले वक्तों पे ना सिर्फ एक दफा फिर वो वाज़े तौर पर जो 90 दिन का आईनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जजमेंट भी देंगे और उस पर अमल दरामद भी कराएंगे पूरी तरह। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि वकला सड़कों पे होंगे? हमने एहतजाज की कॉल तो देख लिया है, आगाज तो इसका हो गया पेशावर से भी और यहाँ से भी हम देख रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब को जानने में भी 15 दिन रह गए, तो आप कुछ देख रहे हैं क्या? वकला मुतहरिक हो गए, फैसले काले कोर्ट वाले करेंगे, सड़कों पे करेंगे क्या? देखिए, अगर आइन को ये लोग इस तरफ अमाल करेंगे तो फिर वकला तो आइन के सिपाही है ना, वो तो आइन के साथ है। हमारे वकालत का पेशा भी आइन और कानून से ही मुंसलिक है, तो अगर मुल्क में बुनियादी कानून जो है, जो कि हमारा आइन है, उसको पामाल किया जाता है तो फिर उसमें हम पर फर्ज है वकला पर कि हम आइन की को दिफा के लिए जो मुनासिब कार्रवाई है वो करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अशतर हुसैन से सर आखिरी बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है, कुछ जरा इलेक्शन का भी है जो हमने एक सवाल कर लिया, आपको लग रहा है इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे? क्योंकि अब दो डिबेट हैं कि जी आइन सुप्रीम है, अब सारी सियासी जमातें कहती हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई तो हम हल्का बंदियां और उसके बाद के मामला को देखेंगे। आपको लग रहा है ये मामला इल्तवा का शिकार होगा क्या? इल्तवा का शिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आपने देखा है
कम से कम अपनी हद तक मैं बारहा कह चुका हूँ जी जी कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये सारे मामला को बड़ी तेजी से निपटाए। बेशक इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये पाबंदी है कि वो हल्का बंदियां करे, क्योंकि हल्का बंदियां पहले भी सही 2018 के इलेक्शन भी प्रोविजनल सेंसस पे हुए थे, जो कि गैर आईनी बात थी। अगर आइन के मुताबिक अगर काम हो रहा है तो वो जल्द होना चाहिए, और उसको जितनी जल्दी आप उसको करें, 90 दिन के अंदर अगर ये सारे एक्सरसाइज हो सकती है जरूर करें। लेकिन इलेक्शन की डेट ऐसी दी जाए जिसके अंदर इल्तवा ना आए, क्योंकि उससे बहुत सारे शकूक आ जाएंगे। इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही शफाफ तरीके से और सही तरीके से होना चाहिए, और इसके अंदर सब लोग अपनी अपनी हिस्सा डालें। इसके अंदर बहुत जरूरी होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना हिस्सा डालें, इसके अंदर जरूरी होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज अपना हिस्सा डालें, इसमें जरूरी होगा कि फाइनेंशियल्स के सारे इकट्ठे हों, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नर मशावरत करें प्रेसिडेंट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, क्योंकि पटाई तो किसी के पास नहीं है जिसमें से आप एक निकाल देंगे तारीख और वो तारीख हो जाएगी। जब कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल जो आइन कहता है, बताइए मुझे कि क्या अगर सदर मुमलिकत कह देते हैं कि हमने असेंबली तहलील की है 30 को, तो 15 तारीख को आप इलेक्शन करा दें, तो क्या मुमकिन होगा? नहीं होता। हमने जो जमीनी हकायक है उनके मुताबिक चलना है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान बिल्कुल हो जाना चाहिए, और बहुत जल्द होना चाहिए, बहुत जल्द। ठीक, देर नहीं होना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है, मुख्तसर मैं जानना चाहूंगी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, आपको निज़ाम अदल से उम्मीद है? अभी जो ऐसे आपने आगाज़ में कहा कि साइफर का जो अभी ट्रायल हो रहा है इलीगल ट्रायल है, आपके क्लाइंट का आर्टिकल 10A के तहत तो वो उनको फेयर ट्रायल का हक शायद नहीं दिया जा रहा, इस निज़ाम अदल से उम्मीद है आपको इंसाफ होगा? देखिए, मैं 2022 से शुरू होने वाली जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक फिजा है, उसके बाद जो जो हम देखते आए हैं, जो जो आजकल अदालतों में हो रहा है ऑन डेली बेसिस, मैं अपना ओपिनियन आपके आगे नहीं रखूंगा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल जज साहब के रिमार्क्स आपके आगे रखूंगा, जिन्होंने इसी हफ्ते कोर्ट में ईमान मजारी के केस में कहा कि मैंने 2023 से ज्यादा डार्क ईयर फंडामेंटल नहीं देखा, एग्जैक्टली नहीं देखा। ये हर जज इस बात पे जो है वो नाला है, नाराज है, और वो हेल्पलेस है। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हम हालात वहां चले जाएं कि पाकिस्तान के अदलिया का जो निज़ाम है या उसको हम रिवाइव करते करते हमें 10-15 साल लग जाए, बहुत पीछे चले हम 1 साल में। हमें इसको अब टाइमली अब चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान साहब, आपका शुक्रिया। अशतर औसाफ अली साहब मौजूद थे, आपका शुक्रिया शरीक गुफ्तगू रहे। आखिरी बात इस नोट पे, कल हमने देखा मियाँ चन्नू के करीब वहाँ पे एक बच्चा 2 किलो आटा मांगता रहा दुकानदार से, तो उसने उसको वो आटा नहीं दिया, उल्टा उसको रस्सियों से बांध कर इतना तशद्दुद का निशाना बनाया। तो जिस मुल्क में निज़ाम अदल की तो हमने बात की, इंसाफ की बात की, जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी इस हद तक बढ़ जाए, तो फिर अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे हालात पे और हम सब पर रहम फरमाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।